हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्यू हार्मिशन है, राइट, ए थीटा माइनस ए की इक्वल है, और हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, जो ए इनवर्स है वो स्क्यू हार्मिशन होगा या नहीं होगा, हम ये चेक करना चाहते हैं। तो हमें क्या चेक करना है, मीन्स ए इनवर्स थीटा अगर माइनस ऑफ ए इनवर्स के इक्वल आ गया तो हम क्या बोल देंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू हार्मिशन। ठीक है, यस मैम। सो ए इनवर्स का थीटा अगर हम लेके चलें, दैट मीन्स क्या निकाल रहे हैं हम, ए इनवर्स की वैल्यू अगर हम करना चाहें एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसीलिए इनवर्स एग्जिस्ट किया है इसका थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, अब हमें पता है अगर हम, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स ए बार बाहर आ जाएगा स्केलर के लिए, और जो ये एडजॉइंट ऑफ ए का थीटा है जो वो एडजॉइंट ऑफ ए थीटा हो जाता है। ठीक है, यस मैम। अब एडजॉइंट ऑफ ए थीटा, ये ए बार पड़ा है बाहर, अब क्योंकि स्क्यू हार्मिशन है तो दिस विल बिकम एडजॉइंट ऑफ माइनस ए। ठीक है, यस मैम। एडजॉइंट ऑफ माइनस ए, जब एडजॉइंट से बाहर आता है तो एक पावर कम होके आता है, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे एक पावर कम आ जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए का बार। ठीक है, अब इसमें क्या रिलेशन पता है हमें, अगर ए के डिटर्मिनेंट का बार निकाल रहे हैं हम, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं लिख सकती हूँ -1 रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ या ना। वो कैसे लिखा वही समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये कैसे लिखा ये समझ नहीं आ रहा है, देखो अगर हमारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा का है डिटर्मिनेंट, अच्छा हम डिटर्मिनेंट के उसकी बात कर रहे हैं, मैम यहाँ पे डिटर्मिनेंट तो दो होते हैं ना, इवन के लिए एक होता है, ऑड के लिए, इवन के लिए रियल में कन्वर्ट होता है। इवन के तो रियल, इवन के लिए तो इक्वल ही हो जाएगा, राइट, हाँ, और ऑड के लिए कॉम्प्लेक्स में हो जाता है, ओड के लिए प्योरली कॉम्प्लेक्स में हो इमेजिनरी। जाता है, प्योरली इमेजनरी। तो दैट मीन्स कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट आयोटा ए टाइप का हुआ, आयोटा ए, उसका अगर हम बात करेंगे तो माइनस आयोटा ए टाइप का आ जाएगा, दैट मीन्स जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट था उसका नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और अगर रियल हुआ तो इक्वल ही आ जाएगा, मतलब अगर प्योरली इमेजनरी हुआ तो माइनस एक माइनस बाहर आ रहा है ना, मतलब जितना भी आयोटा की पावर होगी हमारे पास उसके अंदर वो बाहर आ जाएगी, वो अब या तो माइनस आयोटा आएगा, और अगर माइनस आयोटा होगा तो प्लस आयोटा, वो डिपेंड करता है ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, राइट। अगर इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी और इवन ऑर्डर की हार्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स हम बनाना चाहते हैं, सो 0 0 और यहाँ पे अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और इसका प्रूफ भी शायद मैंने करवाया था, अब मेरे को याद नहीं है, दिस विल बिकम माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा इंटू अल्फा, ये तो रियल, अच्छा ये उसके केस में आता था ना हमारे पास रियल, इवन के केस में अगर इवन होता था तो रियल आ जाएगा, अगर ओड होगा तो प्योरली, हमें उसी का देखना है, इवन का तो केस डिस्कस करके क्या ही फायदा, ओड का देखते हैं, 1 क्रॉस 1 का ही देख लो एक बार, 1 क्रॉस 1 का देख नहीं सकते, 3 क्रॉस 3 का देखना पड़ेगा ना फिर हमें। हम एक कहना चाहते, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो तो कॉम्प्लेक्स में होगा ना, जैसे आई आई कोई आर कर लेते हैं, मतलब कोई नंबर, आई आई इंटू मतलब कोई रियल नंबर, आई इंटू कोई रियल नंबर पर कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा, उसका जब हम करेंगे तो माइनस आई आर आ जाएगा, उसका जब ऊपर में ए लेंगे, कंजुगेट लेंगे, माइनस आई आर आ जाएगा। माइनस तो आई मैम, इंटू सम आर टाइप का आ जाएगा। हाँ,
तो उस प्रॉपर माइनस आ जाएगा, ऊपर से -1 पावर n-1 एडजॉइंट ए निकल रहा है। हाँ, वो तो एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल वहां से जाएगा। वहां से तो इन जनरल तो नहीं हो रहा है प्रूफ से, बट अब इस अब अगर एन इवन ओड है, नहीं एक मिनट, एन अगर ओड है तो ये जो अपना -1 रेज़ टू पावर समथिंग आएगा ये इवन आएगा। यस मैम, इवन ये आएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए बच जाएगा, डिवाइड बाय माइनस ऑफ आयोटा इंटू आर। इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लिख सकते हैं ना इसको? अब सही है, अब सही है। ठीक है, अब इसको लिख अब सकते समझ हैं। में आ गया। चलिए, अच्छा कोई लेफ्ट हो गया था सर शायद। अब ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो क्या होता है हमारा ए इनवर्स, दिस विल बिकम माइनस ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ यस पे मैम, वो हम समझ गए। सिर्फ माइनस ही लगा दें अगर, नहीं फिर वो डिपेंड करेगा ना कि कितनी पावर है। अगर माइनस आयोटा हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में कॉन्जुगेट इसका, इसके डिटर्मिनेंट का। अगर मान लो ए का डिटर्मिनेंट ये हुआ तो ए कॉन्जुगेट आयोटा इंटू आर हो जाएगा, तो फिर वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट आयोटा आर, तो नीचे आयोटा आर आएगा, फिर हमें फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एन पावर को रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं, ये देखना। चलो ये तो समझ आ गया कि ए इनवर्स क्यू हर्मिशन तो हो जाएगा। अब हमें ये देखना है सिर्फ हम -1 की पावर एन को रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं, राइट? यस मैम, हो गया है, समझ में आ गया इसको। ठीक है, इसको कल देखते हैं फिर। अभी हाँ, कल वाला चलो होमवर्क कर लेना, वो ज़्यादा टफ नहीं था कि मैं अलग से करवाऊँ उसको। अब ये क्वेश्चन करके दिखा दो आप लोग, जिससे मेरे को आइडिया हो जाए कि जो कल हुआ था वो समझ आ गया। लेट T1 and T2 be linear transform, not linear transformation, linear operator लिखो। देखो आज पेन सही चल रहा है अपने आप, कल इतना लाइट चल रहा था ये। ऑन आर स्क्वायर, these are two linear operator on R square defined by, अब मुझे ये पतला करना पड़ेगा, ज़्यादा थिक हो गया, और कल थिक वाला भी इतना थिन चल रहा था। T1 of xy is equal to x0 and T2 of xy is yx। ठीक है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। First is T1 T2 is equal to T2 T1. Second is T1 T2 is not equal to T2 T1. Third is T1 T2 of xy is equal to y0, and fourth है आपका T2 T1 of xy is equal to 0x। करो सॉल्व। रिवीजन कर रहे हो ना आप लोग? टेस्ट है ना नेक्स्ट वीक, याद होगा। हाँ मैम। अच्छे से करना टेस्ट, अच्छा होगा।
पहले ये देखो क्या दोनों डिफाइंड है, T1 T2 और T2 T1। यस मैम, डिफाइंड है। अब ये भी चेक करना है कि क्या आएगा T1 T2 और T2 T1। मैम 2 3 4 होगा आंसर। आंसर आपकी तरफ से आया 2 3 4। चलो बाकी सब भी करके देखो, बताओ। नहीं मैम, मैंने लेक्चर नहीं देखा है। अच्छा, कल वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है, चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें चेक करना है कि T1 T2 डिफाइंड है या नहीं। तो हमें क्या चेक करना है, T1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, राइट। और जो T2 है वो भी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। जब ऐसा हो कि सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे जा रहे हैं दोनों, तो हमेशा डिफाइंड होता है। T1 T2 भी डिफाइंड होगा जो कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे ही जाएगा, और T2 T1 भी डिफाइंड होगा जो कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे जाएगा। अब हमें बस चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है और इनकी वैल्यूज क्या क्या है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, T1 T2 ऑफ एक्स वाई आर स्क्वायर के एलिमेंट्स पे लगेगा, विच इज इक्वल टू T1 ऑफ, जब T2 एक्स वाई पे लग रहा है तो ये क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है। सो ये आ जाएगा हमारा वाई एक्स। और जब हमने इस पे T1 अप्लाई किया तो T1 क्या कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज सेकेंड को 0 बना देता है। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो T1 एक्स वाई है वो आ जाएगा y कोमा 0। सो इससे थर्ड ऑप्शन तो ट्रू हो जाएगा, T1 T2 y0 आएगा। अब निकाल लेते हैं T2 T1। T2 T1 ऑफ एक्स वाई क्या मिलेगा हमें, T2 ऑफ एक्स वाई T1 पे लगेगा, T1 क्या कर रहा है, फर्स्ट को एज इट इज सेकेंड को 0, तो ये x 0 आ जाएगा। अब T2 क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है, यानी कि ये हमें क्या मिलेगा 0 x। सो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू है। अब देखो क्या T2 T1 और T1 T2 इक्वल आए हैं, ये हमें नहीं मैम। नहीं आए, तो इसीलिए फर्स्ट गलत हो जाएगा और सेकंड ट्रू। ऐसे चेक करना था इसको। चलिए अब नेक्स्ट रिजल्ट्स पे चलते हैं हम, कुछ अच्छे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या कहता है, सबसे पहले मान लो f और g v2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन f a से b पे है, और हमारी जो b है वो g जो है वो b से c पे है। ये कोई हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दो। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, इफ f इज 1 1 एंड g इज ऑल्सो 1 1, तो यहाँ से जो हमारी मैपिंग बनेगी GOF, जो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, A से C पे जाएगी GOF, वो भी क्या होगी 1 1 होगी। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ टू 1 1 ट्रांसफॉर्मेशंस या कंपोजिशन ऑफ टू 1 1 फंक्शन इज ऑल्सो अ 1 1 फंक्शन। वही यूज कर दिया यहाँ पे हमने कि अगर दोनों मैपिंग 1 1 है तो जो GOF है जो डिफाइंड होगी वो भी क्या आएगी हमारी 1 1 आएगी। सेकंड, सिमिलरली अगर f ऑन 2 है और g भी ऑन 2 है, तो यहाँ से हमारा क्या इम्प्लाई होगा, जो GOF है वो भी हमारा ऑन 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं, इफ f इज बाइजेक्टिव, अगर f बाइजेक्टिव है और g भी बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा GOF भी क्या हो जाएगी हमारी बाइजेक्टिव। ठीक है, बस थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा प्रूफ पे जाने की नीड नहीं है। दिस इज आवर f a से b और b से c है हमारा g। हम a से c GOF एग्जिस्ट करेगी, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब ये 1 1 है तो ये क्या कर रहा है, इसका जो भी एलिमेंट्स है उसको एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहा है, एक से ज़्यादा एलिमेंट पे मैप नहीं कर रहा। ठीक है, सिमिलरली जो g है वो भी 1 1 है, दैट मीन्स ये भी इसके हर एलिमेंट को सिंगल एलिमेंट पे ही मैप कर रहा है।
तो अगर मैं इस बीच वाले को छुपा लूं एक बार के लिए, इस बीच वाले को छुपा लूं, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो एफ का हर मेंबर है वो ए का जो मेंबर है वो सी के हर मेंबर पे एक एक ही मैप हो रहा है, एक मेंबर पे एक मैप हो रहा है, मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एफ 1 1 हो गया। सिमिलरली अगर ऑन टू के बारे में बोला है मतलब जी ऑन टू है, दैट मीन्स सी के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें मिल रही है बी के अंदर, और एफ बी ऑन टू है, दैट मीन्स बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज हमें ए के अंदर मिल रही है क्योंकि ऑन टू था। अब अगर मैं सिमिलरली इस बीच वाले को छुपा लेती हूं तो जो हमें क्या दिख रहा है, सी के हर मेंबर की इमेज हमें ए के अंदर दिख रही है प्री इमेज, सो जी ऑफ एफ भी क्या हो जाएगा, ऑन टू। अब इन दोनों से कंबाइन करके बाइजेक्टिव वाला तो हम बोल सकते हैं। अब मुझे ये बताओ क्या कन्वर्स ट्रू होगा इसका, कि अगर जी ऑफ एफ बाइजेक्टिव है तो एफ भी बाइजेक्टिव हो जाए और जी भी बाइजेक्टिव हो जाए। देखते हैं कन्वर्स के बारे में। देखो हम इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, पहले बात तो ये कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कैसे ट्रू नहीं है हम लॉजिकली ही देखेंगे, एग्जांपल्स तो हमें बाद में भी मिल जाएंगे एक दो जब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये हमारी कोई मैपिंग है ए से बी, बी से सी, यहाँ पे एफ है और दिस इज जी। हम क्या कह रहे हैं, जो जी ऑफ एफ है वो है बाइजेक्टिव, और हम क्योंकि हम कह रहे हैं कन्वर्स ट्रू नहीं है, क्लेम कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना पड़ेगा ताकि इससे ये प्रूव हो जाए कि ऐसा भी हो सकता है कि एफ और जी ऑन टू 1 1 ऑन टू ना हो बट एफ ओ जी बाइजेक्टिव हो जाए। देखो हम क्या कर सकते हैं, मान लो इसके पास 4 एलिमेंट्स हैं, इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं और इसके पास भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो क्या हो रहा है, मैं इसके एलिमेंट को इस पे मैप कर दे रही हूँ, फर्स्ट को फर्स्ट पे मैप कर दिया, सेकंड को सेकंड पे, थर्ड को थर्ड पे। अब जब मैंने जी लगाया इस पे, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को फर्स्ट पे मैप कर दिया, सेकंड को सेकंड पे मैप कर दिया, थर्ड को भी थर्ड पे मैप कर दिया और फोर्थ को भी इसी पे मैप कर दिया। अब जो हमें दिख रहा है जी क्या ऑन टू है, सॉरी जी 1 1 है, यहाँ पे जो हमारी जी मैपिंग है जी इज नॉट 1 1, और जो एफ मैपिंग है एफ इज नॉट ऑन टू, क्योंकि हमें बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी प्री इमेज हमारे पास नहीं है। हाँ, दैट मीन्स एफ ऑन टू नहीं है, जी 1 1 नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम एक बार के लिए इसको भूल जाओ कि जो ये बी है बीच में ये है ही नहीं, दिस इज नॉट देयर, तो हमें क्या मिल रहा था, इसका हर एलिमेंट इस पे मैप हो रहा था, इसका एलिमेंट इस पे मैप हो रहा था, और ये थर्ड वाले की इमेज यहाँ पे मिली थी हमें, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट था जिसको हम भूल चुके हैं। ठीक है, तो एफ जी ऑफ एफ तो हमें क्या मिल गया, ऑन टू मिल गया, बट बाइजेक्टिव मिल गया, मेरे कहने का मतलब है। लेकिन ना ही तो एफ बाइजेक्टिव है और ना ही जी बाइजेक्टिव है, राइट। लेकिन एक चीज जरूर ट्रू होती है इससे, क्या चीज, अगर जी ऑफ एफ, थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं ताकि दूर से दिखे, अगर जी ऑफ एफ हमारा बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है, तो क्या होगा, जो बाद वाली मैपिंग होगी जो बाद में लिखी होगी वो 1 1 हो जाएगी, उसको 1 1 होना पड़ेगा, और जी ऑफ एफ, हाँ, और जो ये पहले वाली मैपिंग लिखी है इसको ऑन टू होना पड़ेगा। ठीक है, इस मैपिंग को 1 1 होना पड़ेगा, इसको ऑन टू होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो ये ऑन टू नहीं थी, तो अगर यहाँ पे नीचे ड्रॉ करते हैं इसको ए बी एंड सी, ठीक है, हम कह रहे हैं जी ऑफ एफ हमारी क्या है, बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, और हम क्या कह रहे हैं कि एफ को 1 1 होना पड़ेगा। मान लो एफ अगर 1 1 नहीं है,
मतलब 2 एलिमेंट की इमेज सेम मिल रही है हमें, और ये इस पे जा रहा है, और जो जी है वो ऑन टू नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी हमें, कुछ ऐसा। तो क्या होगा, इसकी जो प्री इमेज होगी, अब अगर मैं इस बी को भूल जाऊं, ये ए है, बी है और सी है, इस बी को अगर मैं छुपा लूं तो हमें दिख रहा है सी के पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ए के अंदर नहीं है, और ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट बैठा है जिसकी इमेज सी में हमें दिखाई ही नहीं दे रही। मतलब वो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी ना इस फैक्ट को कि जी ऑफ एफ बाइजेक्टिव है, राइट। तो अगर ऐसा है तो क्या होना पड़ेगा, जो बाद वाली मैपिंग है एफ, मतलब जो पहले लग रही है, और लिख बाद में रहे हैं हम, वो उसको 1 1 होना पड़ेगा, और जो बाद में लग रही है लिख पहले रहे हैं उसको ऑन टू होना पड़ेगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम, इसके ऊपर ऐसा ही लिख मैम लो। ये तो मैपिंग ही नहीं होगा, एक एलिमेंट तो मैप नहीं कर रहा है। ए का एक एलिमेंट मैप नहीं कर रहा है तो मैपिंग ही नहीं होगा। तो कर लो ना इसको मैप कहीं पे भी, हमें तो क्या दिखाना हाँ है, एफ को हमें ऑन टू नहीं चाहिए ना, तो इसको यहाँ पे मैप कर लो, डजेंट मैटर, वो मैंने ज़्यादा एलिमेंट ले लिए थे, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या था, जी ऑफ एफ बाइजेक्टिव अगर है, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू है, तो जो बाद वाला लिखा है ऐसा ही लिखा है ना मैंने, जैसे ऐसा यूनिट हम याद करते हैं फिजिक्स में, उसी से याद कर लो। आई मतलब इंजेक्टिव, ठीक है, और एस मतलब सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, और इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। तो अगर ये बाइजेक्टिव है तो बाद वाला ऐसा ही लिख लो। अब कोई भी दे दे, अगर आपको एफ ओ जी दे दे, T1 T2 दे दे, और बोल दे ये हमारा बाइजेक्टिव है, तो हम फटाफट ऐसा ही लिख लेंगे, और क्या बोल देंगे, T2 को इंजेक्टिव होना पड़ेगा और T1 को सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, ठीक है। सो इस छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हो 1 1 ऑन टू का कंसेप्ट। अच्छा, इसी से दो चीजें और निकल के आती है हमारी। कन्वर्स तो ट्रू नहीं था, लेकिन अगर हमारा फिर वही, अगर ये सिर्फ 1 1 है, जी ऑफ एफ हमारा बाइजेक्टिव नहीं है, सिर्फ इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव, तो फिर वही ट्रिक लगा लो एस आई, सिर्फ ये इंजेक्टिव दे रखा है, दैट मीन्स जो एफ होगा वो इंजेक्टिव हो जाएगा। जी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो सब्जेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर सिर्फ इंजेक्टिव गिवन है तो हम सिर्फ इंजेक्टिव वाले फंक्शन की ही बात करेंगे। सिमिलरली एफ ओ जी ऑफ एफ अगर सर्जेक्टिव दे रखा है हमें, तो हम किसकी बात करेंगे, जो सर्जेक्टिव होगा, यानी कि एस आई। यहाँ से क्या इंप्लाई होगा, जो जी है हमारा वो सर्जेक्टिव होगा। इनको चेक करने के लिए ऐसे कुछ बना के ले सकते हो कि 1 1 हो जाए ये, ऑन टू ना हो, तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, दिख भी रहा है, अगर ये सिर्फ इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव नहीं है, तो एफ को तो इंजेक्टिव होना ही पड़ेगा, इसी से भी देख सकते हैं हम। मान लो ये है हमारे पास जी ऑफ एफ 1 1 है इंजेक्टिव, ठीक है, दिस इज, और ये, और हम ऑन टू नहीं चाहते जी ऑफ एफ बन जाए, ठीक है। तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, इसको इस पे मैप कर दिया, इसको इस पे मैप कर दिया, और इसको इस पे, इसको इस पे, इसको इस पे। तीन ही ले लेते हैं, देखो इस केस में भी क्या हुआ। अब अगर फिर वही जी ऑफ ये जो बीच वाला सेट लिया मैंने बी ए और सी, इसको भूल जाएंगे अगर हम, तो हमें क्या दिख रहा है, जी ऑफ एफ 1 1 तो है, फर्स्ट की इमेज हमें मिल रही है, सेकंड की भी इमेज हमें मिल रही है, नहीं थर्ड की इमेज हमें नहीं मिल रही, एक मिनट, फिर तो ये नहीं होगा। 1 1 नहीं होगा, एक मिनट, 1 1 बनाना है ना हमें, बी 1 के 1 तो ये, एलिमेंट बी के एक एलिमेंट एक्स्ट्रा कर दो, और वो जो इसको हाँ ऐसे लास्ट वाला वो इंजेक्टिव बनाना है ना हमें, और इसको ये कर दो, ठीक है।
दिस इज इंजेक्टिव जी ऑफ एफ। फिर जी ऑफ एफ इंजेक्टिव नहीं बना, एक मिनट। दिस जियो इज, एक तो इंजेक्टिव है ही। हाँ जी ऑफ एफ तो हाँ सही बात है। ये मैं खुद ही नहीं छुपा पा रही हूँ। अगर हम इसको छुपा लेंगे तो हमें दिख रहा है जी ऑफ एफ तो इंजेक्टिव है, और बट बी हमारा इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन ए इंजेक्टिव है। मतलब एफ इंजेक्टिव है, और जो जी है हमारा वो इंजेक्टिव नहीं है। राइट। हम्म। हाँ ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रख सकते हैं, ऑन टू बी कोई जरूरी नहीं है हो। राइट ना। वन वन तो है ही अभी भी, बट ऑन टू तो नहीं है। ठीक है ना। जी ऑन टू भी नहीं है इस केस में, देखो जी ना ही वन वन आया ना ही ऑन टू आया। बट ऐसा हो सकता है कि आ जाए, लेकिन हम श्योरिटी किस चीज की दे सकते हैं, एफ की, कि एफ को तो वन वन होना ही पड़ेगा अगर हमें जी ऑफ एफ को वन वन बनाना है। ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट पे एक दो क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट टी फ्रॉम R4 to R3 and S from R3 to R4 be linear transformations. Which of the following is are true? सबसे पहला है SOT is 1 1 but not on 2. Second is SOT is on 2 but not 1 1. थर्ड है हमारा SOT is 1 1 and on to both. And fourth is SOT is neither 1 1 nor on 2. चेक करके बताओ। मैम डी ऑप्शन होगा, चलिए फोर्थ बाकी, ऑप्शन होगा। बाकी सब हाँ फोर्थ। फोर्थ आ रहे हैं। हाँ थर्ड को कैसे काटा, पहले फर्स्ट को ही बताओ। चलो बताओ कैसे किया। 1 1 नहीं हो रही है इसमें तो, नहीं नहीं, टी में तो 4 एलिमेंट है, इसमें तो 3 एलिमेंट है, देन 1 1 नहीं हो रही है। वन वन तो टी नहीं होगा ना, हम तो एसओटी की बात कर रहे हैं। हाँ एक और बात है। हम मैम ऐसे सोचे थे कि इस कॉम्पोजिटी को पकड़ लेते 1 to 1 है, सब एज्यूम कर लेते, तब मैम जो होगा जो एस होगा वो हाँ। 1 to 1, सॉरी एस होगा वो 1 to 1 हो जाएगा। हम्म। अरे बट एस यहाँ पे 1 to 1 ना, सॉरी एस नहीं, टी 1 to 1 हो जाएगा, हम्म। बट टी यहाँ पे 1 to 1 नहीं हो सकता। हम्म। जो डायमेंशन ऑफ आर क्यूब है, आर फोर है, वो 4 है, और डायमेंशन हाँ। आर क्यूब 3 है, तो वो नहीं हो सकते 1 to 1 लॉजिक्स। चलो वन वन नहीं हो सकता, तो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में भी बोला हुआ है वन वन नहीं हो सकता। ऑन टू हो सकता है या नहीं हो सकता।
सबसे पहले ये टू मैम नहीं हो सकता। सबसे पहले ये चेक किया करो एसओटी जा कहां से कहां तक रहा है। करना क्या, इसकी मैट्रिक्स लिख देनी है। कितने क्रॉस कितने की आएगी, 3 क्रॉस 4 की। इसकी मैट्रिक्स लिख देनी है 4 क्रॉस 3 की। एसओटी की मैट्रिक्स कैसे आएगी, 4 क्रॉस 3, पहले एस की मैट्रिक्स इंटू 3 क्रॉस 4 टी की मैट्रिक्स। अब हमें पता है कि जो एसओटी है उसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो तो 4 क्रॉस 4 की आएगी। दैट मीन्स एसओटी कहां से कहां तक जाएगा, R4 से R4। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सेम डायमेंशन के हो गए बोथ साइड। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करेंगे तपस, अगर ये सेम डायमेंशन के हैं दोनों साइड तो 1 1 तो होगा। सेम डायमेंशन है और फाइनाइट है, तो हम क्या कहते हैं, अगर 1 1 हुआ तो ऑन टू भी होगा, अगर ऑन टू हुआ तो 1 1 भी होगा, याद है। तो हाँ हाँ मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 1 हो जाए ऑन टू ना हो और ऑन टू हो जाए 1 1 ना हो, या तो दोनों ही होंगे या दोनों ही नहीं होंगे। सो फर्स्ट और सेकंड तो सीधे वहां से कट गई, 2 ऑप्शन गए। 50% क्वेश्चन हो चुका है। अब 50% कर दिया है सुमन ने, क्या बोला हुआ है इसने। मान लो एसओटी 1 1 हो गया, अगर एसओटी 1 1 हो जाता है दैट मीन्स अपना रूल क्या कहता है, जो टी है उसको B11 होना पड़ेगा, जो बाद वाला है SI। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज टी इज 1 1। आप बताओ क्या टी 1 1 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट, 3 डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ 4 डायमेंशनल स्पेस है। तो जब भी इसकी डायमेंशन ज्यादा होती है कभी भी 1 1 नहीं हो सकता। अगर एसओटी 1 1 टी 1 1 नॉट पॉसिबल इम्प्लाइज कि एसओटी भी हमारा 1 1 नहीं हो सकता। एसओटी 1 1 नहीं होता तो ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है अगर होंगे तो दोनों, अगर नहीं होंगे तो एक भी नहीं। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। समझ आ गया। हाँ मैम ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जो शायद हमने पहले भी किया हुआ है लेकिन अब उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन वाले मेथड से करेंगे। पहले हमने मैट्रिक्स वाले से किया था। क्या कह रहे हैं, लेट ए बी 4 क्रॉस 7 मैट्रिक्स एंड बी इज 7 क्रॉस 4 मैट्रिक्स such that AB is equal to identity of 4 cross 4, then correct statement is। शायद मैंने टेस्ट में दिया था ये क्वेश्चन, या पता नहीं, मुझे याद नहीं है, या असाइनमेंट में दिया होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं आंसर। फर्स्ट कहता है रैंक ऑफ बी इज 7, सेकंड कहता है रैंक ऑफ ए इज 4, थर्ड कहता है नलिटी ऑफ बी इज 0, और फोर्थ कहता है कि बी ए जो है इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ 7 क्रॉस 7। मैम फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बी 7 क्रॉस 4 की है, उसकी रैंक 7 नहीं हो सकती, डायरेक्टली बोल सकते हैं हम। बाकी को जज करो। बी ए आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैम बी आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं वही पूछ रही हूँ। एग्जिस्ट नहीं, काउंटर एग्जाम्पल है कोई? एग्जिस्ट करता है, ए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बी बी ए नहीं भी एग्जिस्ट करता है। बी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे, बट मैम बीए का जो रैंक है, रैंक ऑफ बीए अगर मान लेते हैं एग्जिस्ट कर भी गया तो रैंक ऑफ बीए 4 होगा, बट मैक्सिमम रैंक ऑफ 4, आइडेंटिटी वहाँ पे 7 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू 4 होगा ना। तो
हाँ हाँ यहाँ पे 7 हो जाएगा, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। हाँ, यहाँ से तो 7 आना चाहिए, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड जज करना बचता है। एक मिनट में आती हूँ मैं, जब तक सोचो इसको। हुआ जज? यहाँ पे कोई डाटा मिसिंग है सर? नहीं, डेटा कोई मिसिंग नहीं है। यहाँ से देखो ना, A4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए बी की रैंक तो 4 हो जाएगी। जो सिल्वेस्टर रैंक इनइक्वलिटी था वहाँ से रैंक ऑफ ए मिल जाएगा, रैंक ऑफ बी के बारे में कुछ पता नहीं है। रैंक ऑफ बी के बारे में पता नहीं चल रहा। रैंक ऑफ ए मिल गया 4। वो भी तो नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है, देखो। रैंक ऑफ ए बी हमें पता है 4 है, इक्वल टू 4, राइट। और हमें क्या पता है, जो रैंक ऑफ ए बी है वो तो लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है, राइट। और जो रैंक ऑफ ए बी है वहाँ से लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी होता है। हाँ, हुआ? अब मिला रैंक ऑफ ए। और यहाँ से हमें क्या पता है, रैंक ऑफ ए 4 या 4 से बड़ा नहीं हो सकता। सिमिलरली रैंक ऑफ ए 4 या 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ से क्या इंप्लाई कर दूँ, रैंक ऑफ ए 4 ही होगा। हाँ यहाँ से इंप्लाई हो जाएगा हाँ मैम, हम रैंक ऑफ सोचे नहीं है, रैंक ऑफ बी। बी भी 4 ही होगा। रैंक ऑफ बी 4 होगा तो नलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। सेकंड और थर्ड भी ट्रू है, ठीक है। एक अप्रोच ये है आपकी, जो मैट्रिक्स की तरह लगा सकते हो। हम सेकंड अप्रोच पे चलते हैं, जो मैं यहाँ पे, जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। सेकंड अप्रोच क्या हो सकती है इसकी, देखो। ए हमारी 4x7 की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स इसके, अगर ए 4x7 की मैट्रिक्स है तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम ट्रांसफॉर्मेशन कोई आएगी ए, जो कि R7 से R4 तक जाएगी, राइट। सिमिलरली बी जो है हमारी, वो 7x4 की है, दैट इम्प्लाई दैट जो बी है हमारा वो R4 से R7 तक जाएगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो। तो जो बी ए ट्रांसफॉर्मेशन हमारी आएगी, सबसे पहले हम बी ए की बात कर लेते हैं, क्योंकि ए बी के बारे में तो हमें पता है। बी ए जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मैट्रिक्स बना के देख लो। ए की मैट्रिक्स 4x7 की है, बी की मैट्रिक्स 7x4 की है, तो बी ए मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की मिलेगी हमें? नहीं, बी इंटू ए 7x7 की मिलेगी। मतलब जो मैट्रिक्स है हमारी R7 से R7 तक जाएगी, जो बी ए ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब कहता है कि ये जो बी ए है ये आइडेंटिटी होगा। अगर बी ए आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब हमें क्या पता है, जो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो तो 1 एंड ऑन टू दोनों होता है, और बी ए आइडेंटिटी के इक्वल है। दैट मीन्स अगर ये हो गया, हम इफ की बात कर रहे हैं,
दैट मीन्स जो बी ए है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, राइट। अगर बी ए बाइजेक्टिव हो गया तो हम यहाँ से क्या बोल देंगे, ऐसा ही लिख लो ऊपर, ए को 1 1 होना पड़ेगा और बी को ऑन टू। क्या ए 1 1 हो सकता है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन से, नॉट पॉसिबल। बी ऑन टू हो सकता है, नॉट पॉसिबल। सो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो क्या इंप्लाई आ गया हमारे पास, जो बी ए है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता 7x7 की, ठीक है। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं इन सभी ऑप्शंस पे, ये तो इजीली हो जाएंगे क्योंकि हमें ए बी दिया हुआ है आइडेंटिटी 4x4 की। दैट मीन्स जो ए बी है हमारी, जो ए बी ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाइजेक्टिव है। ए बी बाइजेक्टिव है तो ये क्या इंप्लाई हो जाएगा, यहाँ से दो कंडीशन बना लेते हैं हम यहाँ से, कि जो बी है वो तो 1 1 होगा और जो ए है वो हमारा ऑन टू होगा। अगर बी 1 1 होगा तो यहाँ से हम कर्नल के बारे में बात कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 होती है तो उसके कर्नल में कौन जाता है, सिर्फ 0 आइडेंटिटी 0। 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, नलिटी ऑफ बी 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ट्रू हो जाएगा, नलिटी ऑफ बी। और ए अगर ऑन टू है, ऑन टू की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, अगर रैंक ऑफ ए डायमेंशन ऑफ कोडोमेन के इक्वल आ जाए, और ए बी जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, रैंक ऑफ ए डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, ए की डायमेंशन ऑफ कोडोमेन क्या है, 4 डायमेंशन तक जा रहा है, रैंक ऑफ ए 4 आ गया, रैंक ऑफ ए 4 आ गया, यही हमें दिखाना था, रैंक ऑफ ए क्या आएगा, 4 आ गया, ठीक है, ओके। और 7 वाला तो हम वहाँ से कर चुके हैं, या यहाँ से भी कर सकते हैं हम, बाय रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ बी कितना होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ डोमेन, इसकी डोमेन की डायमेंशन 4 है और नलिटी 0 है, तो रैंक ऑफ जो बी होगा वो कितना होगा, 4 ही होगा, 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है 7 होगा, वो भी गलत, ठीक है। तो इसको इस अप्रोच से भी जाके हम सॉल्व कर सकते हैं। हो गया, आई होप इतना समझ आ गया होगा आप सबको। अब हम बात कर लेते हैं इनवेरिएंट सबस्पेसिस की। इनवेरिएंट सबस्पेस अंडर अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर टी, किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इनवेरिएंट सबस्पेस, या हम उसको क्या भी बोल सकते हैं, टी इनवेरिएंट सबस्पेस। टी हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो इनवेरिएंट की कंडीशन है हमारी किसी भी सबस्पेस की, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ट्रांसफॉर्मेशन पे। अगर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हुई तो इनवेरिएंट की कंडीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, तो हम उसी एक जिसके अंडर हम बात कर रहे हैं उसी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर हम बोलेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई सबस्पेस मान लो W है, वो T1 ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर तो इनवेरिएंट आ जाए, बट वही सबस्पेस T2 ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट ना हो, ठीक है। इसीलिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसके अंदर हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है, इनवेरिएंट हम कब बोलते हैं किसी भी स्पेस को। अच्छा, इसके लिए जो ऑपरेटर है ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक लीनियर ऑपरेटर, ये नेसेसरी कंडीशन है। ये क्यों है, अब ये पता चल जाएगा ऐसा क्यों है, ठीक है। दैट मीन्स कि टी हमारी सेम स्पेस से सेम स्पेस पे जानी चाहिए। अब आते हैं हम डेफिनेशन पे, मान लेते हैं टी वी से वी पे हमारी लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। अब क्योंकि हम सबस्पेस की बात कर रहे हैं, इनवेरिएंट सबस्पेस की, तो कोई सबस्पेस लेना भी पड़ेगा। मान लेते हैं W जो है बी अ सबस्पेस ऑफ V। अब इस W सबस्पेस को T के अंडर इनवेरिएंट कब कहेंगे, दैट इज W इज इनवेरिएंट अंडर T
W इज इनवेरिएंट अंडर T इफ T ऑफ W, मतलब जब हम इस W के हर एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो उसका रिजल्ट भी हमें कहाँ मिले, W के अंदर ही मिले। दैट इज फॉर ऑल W यहाँ पे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, बिलोंग्स टू हमारा सब स्पेस, हमें क्या मिल जाए, जो T ऑफ W है वो भी W के अंदर ही मिल जाए, तो हम हमारे सब स्पेस को क्या बोल देंगे, इनवेरिएंट अंडर T। जैसे ये हमारा V रखा है, यहाँ पे भी V है, तो इसका कोई सबस्पेस ले रहे हैं हम W, और यहाँ पे हमें T ऑफ W मिलेगा। अब देखो, क्योंकि हमें T ऑफ W भी W के अंदर ही चाहिए, मतलब जो हमारा सबस्पेस है वो कोडोमेन में भी चाहिए ना हमें। अगर हमें सेम सबस्पेस कोडोमेन में चाहिए तो हमें क्या होना पड़ेगा, हमारे वेक्टर स्पेसिस को सेम होना पड़ेगा, तभी हम इसकी बात कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि इधर हमारा वो सबस्पेस हो ही ना, वो होना चाहिए कोडोमेन के पास भी और डोमेन के पास भी, तभी हम इनवेरिएंसी की बात करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की इमेज हमें कहाँ मिलनी चाहिए, W के अंदर ही मिलनी चाहिए। वो एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन W के बाहर नहीं होने चाहिए, राइट। तो ऐसे स्पेस को हम क्या कह देंगे, इनवेरिएंट। दिस इज TW और वो भी W के इक्वल ही है। ऐसे सबस्पेस को क्या कहेंगे, इनवेरिएंट सबस्पेस अंडर T। डेफिनेशन क्लियर है सबको? और फिर से रिपीट कीजिए। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, अगर फिर भी क्लियर ना होगी तो हम रिपीट कर लेंगे। वैसे क्या बोल रहे हैं कि हाँ अगर ठीक है। हम कोई सबस्पेस उठाते हैं और उस सबस्पेस के एलिमेंट्स पे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं अपनी T, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो हमें आंसर आएगा, अगर वो आंसर भी हर एलिमेंट के लिए उस सबस्पेस के अंदर ही आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो सबस्पेस इनवेरिएंट है। सिंपल। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V से V, और दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और W लेते हैं हम कर्नल ऑफ T। अब हमें चेक करना है कर्नल ऑफ T, दिस इज V, दिस इज V, कर्नल ऑफ T इनवेरिएंट होता है या नहीं होता है। हमें पता है कर्नल ऑफ T डोमेन का सबस्पेस होता है, तो कर्नल T जो है हमारा वो कहीं यहाँ बैठा होगा इसके अंदर, कर्नल T। अब हमें क्या पता है, कर्नल T में 0 तो होता ही है, और वो 0 को 0 पे भी मैप करता है, यहाँ पे भी कोई कर्नल T बैठा होगा, वही सेम स्पेस यहाँ पे भी तो होगा। अब कर्नल T में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं कर्नल T में, कर्नल T क्या होता है कि कर्नल T में वो सभी एलिमेंट्स जाते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लगने पे आंसर हमें 0 दे। दैट मीन्स T ऑफ कर्नल T हमें क्या मिलता है, हमेशा 0। कर्नल T का कोई भी मेंबर उठा के उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमें 0 आंसर मिल रहा है ना, मतलब इसका हर एलिमेंट कहाँ जा रहा है, 0 पे। दिस इज गोज टू 0, 0 ऑल्सो गोज टू 0। कर्नल T में जो जो भी एलिमेंट होगा उन सबका आंसर हमें 0 मिलेगा, और यहाँ पे जो कर्नल T है, 0 का आंसर तो 0 मिल रहा है, तो उसके अंदर तो 0 पक्का होगा। दैट मीन्स, और ये 0 भी कहाँ बिलोंग करता है, कर्नल T में, मतलब कि कर्नल T पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्नल T के अंदर ही मिल जाएगा वो सेट, क्योंकि वो तो सिर्फ 0 होता है। और दिस इज ट्रू अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो हम क्या कहेंगे, जो कर्नल T है हमारा, कर्नल T इज इनवेरिएंट अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन। हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो जो कर्नल T होगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, इनवेरिएंट होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, T से V कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है, और इस बार हम सबस्पेस ले रहे हैं रेंज ऑफ T। हमें ये देखना है कि रेंज ऑफ T का हर एलिमेंट रेंज ऑफ T में आ रहा है या नहीं आ रहा। मान लो ये V है हमारा, यहाँ पे भी V है, दिस इज कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है T,
रेंज ऑफ टी यहाँ बैठा होगा, यहाँ पे भी होगा रेंज ऑफ टी। हमें पता है ना रेंज टी कोडोमेन का सबस्पेस तो होता ही है। अब दोनों साइड कोडोमेन और डोमेन सेम है तो दोनों साइड बैठा होगा। अब रेंज ऑफ टी में क्या आता है, वी का तो हर एलिमेंट रेंज ऑफ टी में जाता है ना। वी के हर एलिमेंट पे जब हम टी लगाएंगे हमें आंसर रेंज में ही मिलता है, मतलब इसके एलिमेंट तो इसके अंदर है ही है, रेंज में जो बिलोंग कर रहे हैं। साथ में इसमें तो बाहर वाले एलिमेंट भी इसके अंदर ही आएंगे, क्योंकि रेंज से तो बाहर जा नहीं सकते ना हमारे एलिमेंट्स। और यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट पड़ा होगा तो मतलब वो मैप ही नहीं हो रहा, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जो वी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी कहाँ जा रहे हैं, रेंज में। दैट मीन्स कि अगर हम रेंज ऑफ टी पे रेंज टी का कोई भी मेंबर उठाएंगे और उस पर टी लगाएंगे तो आंसर हमें कहाँ मिलेगा, रेंज टी में ही मिलेगा। यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ कि जो हमारा रेंज टी है वो हो गया इनवेरिएंट अंडर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बार बार आ जा कौन रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? हाँ मैम, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा चलिए, रेंज टी किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर हमेशा इनवेरिएंट होता है, राइट? हो गया ना क्लियर? हाँ मैम। फिर हम बात करते हैं, अगर मान लो मैंने पूरे सबस्पेस कोई वी ले लिया, मतलब टी ट्रांसफॉर्मेशन है वी से वी, क्योंकि हमें पता है वेक्टर स्पेस खुद का तो सबस्पेस होता ही है, हम बोल सकते हैं उसको ट्रिवियल सबस्पेस। तो अगर ये पूरा वी है, ये वी है, अब हमें पता है वी पे टी लग के आंसर वी से बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि कोडोमेन भी वी ही है। दैट मीन्स इसका हर आंसर वी के अंदर ही आएगा। सो जो रेंज ऑफ टी ऑफ वी होगा वो हमेशा वी के अंदर ही आएगा, बल्कि इक्वल ही आएगा इस केस में। तो सो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा, वी इज इनवेरिएंट अंडर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब एक मैं आपको देती हूँ एग्जाम्पल नहीं होगा। हाँ अभी देखेंगे, पहले ये बताओ, W मैंने जीरो सबस्पेस लिया है V से V पे ही, ये होगा कि नहीं होगा? होगा, दोनों ही तो भी है। दोनों ही V है और जीरो की इमेज हमें पता है जीरो मिलती है, राइट? तो T ऑफ जीरो हमेशा जीरो मिलेगा। सो जो जीरो लिया है मैंने, दिस इज इनवेरिएंट अंडर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमने यहाँ से क्या सीखा कि ये जो चार सबस्पेस हमने लिखे कौन कौन सा, कर्नल टी, रेंज टी, पूरा का पूरा वी और जीरो सबस्पेस, ये तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन दे दे आपको, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, हमेशा लीनियरली इनवेरिएंट होंगे अंडर एनी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये चीज़ नहीं भी होल्ड हो सकती। जैसे मैं क्वेश्चन देती हूँ, T1 फ्रॉम R स्क्वायर टू R स्क्वायर such that T1xy is equal to yx। और एक और ट्रांसफॉर्मेशन देती हूँ, T2 फ्रॉम R स्क्वायर टू R स्क्वायर ही है ये भी, और T2xy हमें क्या मिल रहा है, 0y। अब मैं दे रही हूँ चेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट अंडर T1 एंड T2। चेक करना है कौन कौन T1 के और T2 के अंडर इनवेरिएंट है। सबसे पहले हम देते हैं एक स्पेस W1 विच इज इक्वल टू xy बिलोंग्स टू R स्क्वायर सच दैट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड W2 xy बिलोंग्स टू R स्क्वायर such that y equal to 0।
इन दोनों सबस्पेस को दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर चेक करना है, किसके अंडर ये इनवेरिएंट है, किसके अंडर नहीं है। करो चेक। हो रहा है तपस? इंद्रजीत? हाँ मैम कर रहे हैं। तो T1 मैम होगा। T1 W1 अंडर T1 होगा। हाँ W1 होगा, W1 W2 अंडर T1। दोनों होंगे। और T2 के अंडर आप कह रहे हो W1 और W2 अंडर T1 इनवेरिएंट होगा। आपका भी यही आया इंद्रजीत? अंडर T1 W1 और W2 दोनों इनवेरिएंट है। नो मैम। क्या आया है आपका फिर? T2 अंडर W हो रहा है। W1 अंडर T2 हो रहा है आप कह रहे हो। नहीं मैम, W2 अंडर T2। W2 अंडर T2 इनवेरिएंट है, बाकी कोई भी नहीं है। चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखते हैं T1 अंडर W1, राइट। अब ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट एक्स इक्वल टू 0। क्या मैं इसको 0, y लिख सकती हूँ? हाँ और इसको 0 x, 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यही करना है हमें। क्या देखना है? T1 ऑफ 0y। अब T1 क्या करता है? रेसिप्रोकल कर देता है, रिवर्स कर देता है, तो y 0 आ जाएगा। क्या y 0 y में कंटेंट हो सकता है? नो मैम। नहीं हो सकता। विच इम्प्लाइज कि जो W1 है इज नॉट इनवेरिएंट अंडर T1। W1 अंडर T1
इनवेरिएंट नहीं है। अभी W1 को T2 के अंडर भी देख लेते हैं। T2 अंडर W1 अंडर T2, दैट मीन्स T2 ऑफ 0y। T2 क्या कर रहा है, फर्स्ट को 0 और सेकंड को एज इट इज रख रहा है, मतलब ये तो यही आ जाएगा हमारा 0y, राइट, विच कंटेन्ड इन 0y। W1 हमारा 0y है ना, सो यहाँ से हमारा क्या आया, Y0 आएगा। y0 क्यों आएगा, देखो T2 क्या कर रहा है, x को 0 बना दे रहा है, मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसको 0 और सेकंड को एज इट इज। यहाँ पे T2 0y पे ही लग रहा है, तो 0 का 0 रह जाएगा और y का y। कंटेंट होगा क्या 0,y, कंटेंट इन 0,y। ये तो इक्वल ही हो जाएगा, और क्या नहीं होगा क्या, हाँ, ये भी y एक्सिस है ये भी y एक्सिस, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, W1 इज इनवेरिएंट अंडर T2। जो W1 था वो T1 के अंडर तो इनवेरिएंट नहीं था, बट T2 के अंडर इनवेरिएंट है। सिमिलरली हम इसको भी चेक कर लेंगे, T1 अंडर W2 अंडर T1, दैट मीन्स T1 ऑफ W2 क्या है हमारा x0, और T1 कर क्या रहा है, रिवर्स कर दे रहा है, मतलब ये हो जाएगा 0x, विच डज नॉट कंटेन्ड इन x0, विच इम्प्लाइज कि जो W2 है is not invariant under T1, right? हाँ, This is not invariant under T1। अब T2 भी के अंदर भी देख लेते हैं W2 को। T2 के अंदर अगर हमें W2 को देखना है, दैट मीन्स T2 ऑफ x0, और ये क्या कर रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को 0 बना दे रहा है, सेकंड को एज इट इज रख रहा है, ये तो 0 0 हो गया, और 0 0 तो कंटेंट होता है ना x0 में। अच्छा, ये मैंने सिंबल गलत लगा दिया था ना, इसीलिए आपने ऑब्जेक्शन किया था। दिस इज कंटेन्ड इन x,0, दैट मीन्स जो W2 है वो क्या हो गया, इनवेरिएंट हो गया अंडर T2। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं इनवेरिएंसी, समझ आ गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इन्वर्टिबल कब कहेंगे, और अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना है, हमें वो चेक करते हैं। सो इन्वर्टिबल कब होगी, कोई भी फंक्शन जो होता है, हम क्या कहते हैं, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब फंक्शन 1 1 भी होगा साथ में ऑन टू भी होगा, तभी हम उसके इन्वर्स एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। सेम वही है, अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारी 1 1 एंड ऑन टू दोनों होगी, तभी हम क्या कहेंगे, इन्वर्स जो T है वो इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, T विल बी इन्वर्टिबल अगर T हमारी 1 1 ऑन टू होगी तो T इन्वर्टिबल होगी। और इन्वर्स कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारी T U से V पे लग रही है, तो जो T इनवर्स है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, उल्टा हो जाएगा, उसका कोडोमेन उसका डोमेन बन जाएगा और डोमेन उसका कोडोमेन बन जाएगा। T इनवर्स जाएगी V से U पे, सच दैट T ऑफ U जब जब V होगा, इफ एंड ओनली इफ टेकिंग T इनवर्स ऑन बोथ साइड, T इनवर्स V U हो जाएगा। दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, अगर ये हमारा U V था, ये T थी हमारी, T U को V पे भेज रही है, इफ एंड ओनली इफ हम क्या कह रहे हैं, जो T इनवर्स है दिस विल बिकम V और दिस U, और ये हमारी T इनवर्स हो जाएगी। ये क्या कर रही है, V को U पे भेज रही है। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं हम इनवर्स।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। एक क्वेश्चन से समझते हैं, बहुत इजी है, इजीली समझ आ जाएगा। जैसे फंक्शन के लिए इनवर्स निकालते हैं सेम लॉजिक से यहाँ पे इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट टी बी अ लीनियर ऑपरेटर, let t be a linear operator on R3। R3 पे t हमारा लीनियर ऑपरेटर है। डिफाइन कैसे है, डिफाइंड एज टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x 4x माइनस वाई एंड 2x प्लस 3y माइनस 1। चेक t इज इन्वर्टिबल और नॉट। हमें क्या चेक करना है, t इन्वर्टिबल है या नहीं है, और साथ में क्या चेक करना है, फाइंड टी इनवर्स इफ एग्जिस्ट। टी इनवर्स भी निकालना है अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अगर हमें ये चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे, 1 1 और ऑन टू। 1 1 ऑन 2। अब हमारे पास देखो दो तरीके हैं इसको चेक करने के। एक तो क्या है, हम कर्नल निकाल के चेक कर लें, राइट। दैट मीन्स हाँ, हम कर्नल टी निकालें, क्योंकि टी हमारा R3 से R3 पे जा रहा है। अगर कर्नल 0 आ गया तो 1 1 ऑन 2 दोनों हो जाएगी। अगर कर्नल नॉन 0 आया तो ना ही 1 1 होगी और ना ही ऑन 2 होगा, राइट। निकाल के दिखाओ मेरे को कर्नल क्या होगा इसका। जीरो जीरो माइनस 0 0 हाँ 0 0 -1। अच्छा, ऐसे तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है, जैसे जो मैंने लिखा है। ये क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या ये 0 को 0 पे भेज रहा है। नहीं हुई तो, हाँ 0 पे हाँ नहीं हो रही है। हाँ, इसीलिए जो मैंने लिखी है ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं है। वो -1 की जगह जेड कर दो, वो हो बिल्कुल, जाएगा। हाँ। सो इस पे जेड करो। अब बताओ ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, कर्नल में क्या आ रहा है। वो तो 0 आ रही है, x भी 0 y भी 0 z भी 0। मतलब कर्नल में सिर्फ 0 0 0 आया, हाँ, तो ये क्या होगी, 1 1 भी हो गई और ऑन 2 भी हो गई। इम्प्लाइज टी इज 1 1, और क्योंकि सेम से सेम पे जा रही है तो टी ऑन 2 भी हो गया। 1 1 ऑन 2 होते ही टी इनवर्स एग्जिस्ट भी कर जाएगा। एक दूसरा तरीका बताती हूँ मैं इन्वर्टिबल चेक करने का। मैंने क्या बोला था, हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो फाइनाइट डायमेंशन से फाइनाइट डायमेंशन पे जा रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स आएगी, और मैट्रिक्स निकालना हमें आता है। अब इसकी मैट्रिक्स बनवाओ, क्या आएगी, जल्दी जल्दी। स्टैंडर्ड बेसिस लो, उनकी इमेजेस निकालो और फटाफट इसमें लिखवाओ। देखो अगर ऐसे नहीं समझ आता, अगर सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस की बात करनी है तो इमेज को कॉलम में लिखते हैं, और अगर हमें सीधा ट्रांसफॉर्मेशन से लिखना है तो हम क्या चेक करो, एक्स का कोफिशिएंट इसमें भी चेक कर लो, इसमें भी चेक कर लो, इसमें भी चेक कर लो, उसी को कॉलम में लिख दो। फर्स्ट जो हमारा बेसिस होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो इसकी जो मैट्रिक्स आएगी वो हो जाएगी 2 4 2, ठीक है। फिर y का कोफिशिएंट देखो सब में, फर्स्ट एलिमेंट में y का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, सेकेंड कॉलम में y का कोफिशिएंट -1, थर्ड कॉलम में y का कोफिशिएंट 3। फिर z का लिख दो यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम में z नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है तो 0 0, और थर्ड में है -1। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना, क्या आ जाएगा इस मैट्रिक्स का 2 होगा, डिटर्मिनेंट, 2 हो जाएगा। 2 होगा। और 2 नॉन जीरो है जब भी। और हमने क्या पढ़ा था, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी नॉन सिंगुलर है, ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है और सेम से सेम पे जा रही है तो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, उसके कर्नल में 0 है, उसकी रैंक
डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल है। सारी बातें आ रही है ना, रिकॉल हो रही है ना जो हमने किया था। सो दैट मीन्स दिस इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल है तो हमें सिंपल इनवर्स निकालना है, उसने बोला था निकालो अगर इन्वर्टिबल है तो। हमें इन्वर्टिबल के लिए हम क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई हम कोडोमेन का एलिमेंट उठाएंगे जो कि आर क्यूब से ही है, एंड दिस इज ऑल्सो आर क्यूब, और टी इनवर्स चेक करेंगे उस पर एक्स वाई जेड लगाने। टी इनवर्स ऑफ एक्स वाई जेड हमें क्या मिल रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड है तो हमें निकालना है टी इनवर्स ऑफ एक्स वाई जेड। इन जनरल निकाल रहे हैं, वो कुछ इसी का मेंबर आएगा ना डोमेन का, कुछ एबीसी टाइप का आएगा, राइट। ये तो हमें पता है ना कि 3 से 3 पे जा रहा है, टी इनवर्स लग रही है तो कुछ ऐसा ही आएगा, 3 टप्पल का ही आएगा। अब क्योंकि ये इन्वर्टिबल है तो हम टी लगा देते हैं बोथ साइड। टी लगाते ही ये क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब हमें इस एबीसी की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है क्या आंसर आएगा, मतलब हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। अब जब मैंने बोथ साइड टी अप्लाई किया तो ये आइडेंटिटी होके सिर्फ एक्स वाई जेड बच गया और यहाँ पे टी ऑफ ए बी सी आ गया, राइट। अब देखो टी ऑफ ए बी सी तो हमें पता है ना, किसी भी एक्स वाई जेड पे टी लगेगा तो वो ऐसे ओपन कर देगा उसको। अब एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी है हमारा, दैट मीन्स टी जब ए बी सी पे लगेगा तो हमें आंसर क्या देगा 2a, फिर 2a 4a माइनस बी, एंड लास्ट में 2a प्लस 3b माइनस सी, राइट। और इधर है हमारा एक्स वाई जेड। अब निकाल दो ए बी सी की वैल्यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में। ए क्या आ जाएगा x/2, ए x/2 आ गया तो b क्या आ जाएगा यहाँ से y माइनस 4a इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स b आ गया हमारा y माइनस 2x, ठीक है। और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो c हमारे पास आ जाएगा z माइनस 2a माइनस 3b, दैट इज z माइनस 2a मतलब x एंड माइनस 3b तो मीन्स मैम y माइनस 4a इक्वल टू बी हो तो इक्वेशन गलत हो गया। क्या। y इक्वल टू 4a माइनस b है। अच्छा 4a माइनस बी है तो इक्वल टू वाई, इसको उधर ले जाएंगे वाई नेगेटिव हो जाएगा और 4a पॉजिटिव हो जाएगा, यही बोल रही हूँ ना। दिस इज नेगेटिव, हाँ दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज x माइनस 3 इंटू बी यानी कि 2x माइनस वाई। सो ये हमारा मिल जाएगा z और x की वैल्यू 6 और एक 7 माइनस 7x और y का प्लस 3y। तो हमें क्या मिला, सबकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास ए बी सी की, तो हमें मिल गया टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू टी इनवर्स, सॉरी। अब ए बी सी की जगह सिंपल ये एक्स वाई जेड में वैल्यू रख दो जो भी आई है, 2x माइनस वाई एंड माइनस 7x प्लस 3y प्लस जेड, ये आ गया हमारा टी इनवर्स, ठीक है। समझ गए कैसे निकालना है। और इसको देखो जो ये हमारा सिस्टम बना है ये वाला, इसको हम मैट्रिक्स से भी निकाल सकते थे, पता है ना आप लोगों को क्या हो जाता 2a इज इक्वल टू एक्स और 4a माइनस बी इज इक्वल टू वाई और 2a प्लस 3b माइनस सी इक्वल टू 0। अब हमें पता है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, 0 नहीं z, तो हम ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स बना सकते हैं ऐसे करके 2 0 0 ऑगमेंटेड x, यहाँ से हमें ए बी सी मिल जाएगा ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का, वेयर बी इज एक्स वाई जेड एंड दिस x रिप्रेजेंट्स ए बी सी एंड दिस मैट्रिक्स जो हमने हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स थी वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जिस भी तरीके से आप निकालना चाहो उसी तरीके से आप निकाल सकते हो। 2 0 0 x और फिर ये आ जाएगा 4 माइनस 1 0 y 2 3 3 माइनस 2 माइनस 1 जी। z। यहाँ से भी आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो सिंपल दिख रहा है हमें, यहाँ से ही हो गया। मान लो अगर कोई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, यहाँ पे भी नॉन जीरो हमें मिल जाता है, तो उसको रो एक्लन में कन्वर्ट करके भी हम इजीली निकाल सकते हैं इसको। बेसिकली हमें ऐसा ही कुछ सोल्व करना है तो हमारे पास इनवर्स का आंसर आ जाएगा, राइट।
ओके, तो एक मैं आपको देती हूँ एग्जांपल होमवर्क पहले लिख जो लो। आपने मैप किया था वो एक बार फिर से बोल दीजिए, वो जो देखो, टी इनवर्स इक्वल। हाँ, हमें इनवर्स पे लगानी है हाँ ना, तो यहाँ पे रख लिया करो कोडोमेन। जो टी की कोडोमेन थी वो इसकी डोमेन बना लो और इस पे टी इनवर्स लगाना है किसी भी आर्बिट्रेरी मेंबर पे। कुछ एक्स वाई जेड लगाना है, उसका आंसर हमें 3 टप्पल का मिलेगा, मतलब कुछ ए बी सी मिलेगा, राइट। अब हमें टी इनवर्स का हाँ तो नहीं पता, बट हमें टी का तो पता है ना, टी ए बी सी हमें क्या आंसर देगा उसका, वो डिफाइंड है हमारे पास। सो हमने बोथ साइड टी अप्लाई कर दिया, टी ऑफ दिस एंड टी ऑफ दिस। अब टी इंटू टी इनवर्स तो आइडेंटिटी हो जाएगा, सिर्फ इधर एक्स वाई जेड बच जाएगा और यहाँ पे टी ऑफ ए बी सी लग जाएगा, और फिर उसको ओपन करके इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ चलिए अब बोथ साइड की कैसे apply- बोथ साइड, क्योंकि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है ना। टी इनवर्स का आंसर भी 3 टप्पल का ही आ रहा है और टी का इनवर्स भी 3 टप्पल का ही आ रहा है, तो 3 टप्पल पे तो हम इजीली टी अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि हम यहाँ से बोल सकते हैं टी नॉन इन्वर्टिबल है, तो इससे ये कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा, कुछ इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस बोथ साइड टी लगाने से। जैसे उसमें भी तो करते हैं हम, अगर हमें इमेज निकालनी है, मान लो 5 6 की इमेज निकालनी है और a इंटू 1 2 के कॉम्बिनेशन में दे रखा है प्लस b इंटू 2 1, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो हमें इसकी इमेज निकालनी है, तो हमें इसकी इमेज ही तो निकालनी है। हम क्या करते हैं, टी ऑफ दिस इज इक्वल टू टी ऑफ दिस, वही किया है। इसका आंसर, इसके ऊपर टी लगाने का मतलब यही तो है, एबीसी के ऊपर टी लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये सोल्व करके तो हमें एबीसी ही मिलने वाला है ना। ठीक है, समझ गए। हाँ मैम। चलिए लिख लिए। अब क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्टिबल। फाइंड टी इनवर्स इफ एग्जिस्ट। फर्स्ट है आपके पास टी एक्स वाई जेड, लीनियर ऑपरेटर है, टी हमारा लीनियर ऑपरेटर है ऑन R3। ठीक है, टी एक्स वाई जेड इज गिवन एज 3x x माइनस वाई एंड 2x प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड इज टी एक्स वाई जेड is equal to x minus 3y minus 2z and y minus 4z z। थर्ड है आपके पास टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड एंड वाई। ओके, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा इससे अलग है। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, टी हमारा लीनियर ऑपरेटर है फ्रॉम R3 टू R3। ठीक है, दिस इज लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 x। हमें फाइंड करना है इसका टी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करके लाइए आप एज अ होमवर्क, बोथ आर होमवर्क। पहले का डोमेन और टी तो लीनियर ऑपरेशन है, R⁻3 उसका डोमेन क्या है? लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, लीनियर ऑपरेटर जब लिखा आ जाए तो उसका मतलब यही होता है उसकी डोमेन और कोडोमेन सेम है। ओके ठीक है। ठीक है,
सो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।